हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 5 भू आकृति परिक्रियाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस अध्याय का पार्ट 1 और बाकी क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का पूरा ज्योग्राफी हमने कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। पार्ट 1 में हमने 25 प्रश्न को कवर किया था। आज हम 26वां प्रश्न से देखेंगे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। विकल्प में है पिंड विच्छेदन, कार्बोनेशन, अपसल्कन, कनिकामय विघटन। इस सवाल का सही जवाब होगा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करके विघटित हो जाती हैं। सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय में चट्टानों का यांत्रिक रूप से टूटना शामिल है, उनकी रासायनिक संरचना में बदलाव किए बिना। मुख्य रूप से तापमान में बदलाव के कारण ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे कार्बोनेशन। बात करें यहाँ पे पिंड विच्छेदन क्या है, तो याद रखना है पिंड विच्छेदन एक भौतिक अपक्षय है जो चट्टानों के दिन में गर्म होने और रात में ठंडा होने के कारण होता है, जिससे वे बड़े टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, वहीं बात करें अपसल्कन के बारे में, तो याद रखना है अपसल्कन भी एक भौतिक अपक्षय है जिसमें तापमान परिवर्तन के कारण चट्टानों की बाहरी परतें प्याज के छिलके की तरह उतर जाती हैं। ठीक है, वहीं बात करें हम कनिकामय विघटन के बारे में, तो याद रखना है ये भी एक भौतिक अपक्षय का एक रूप है जहां तापमान में उतार चढ़ाव के कारण चट्टानें छोटे छोटे दानों या कणों में टूट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सही आंसर होगा इस सवाल का बी विकल्प। अगला सवाल है, मलबा अवधाव निम्नलिखित किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। सवाल है, मलबा अवधाव निम्नलिखित किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। विकल्प में है तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन, भूस्खलन, अवतलन या फिर मंद प्रवाही वृत्त संचलन। सही जवाब होगा तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन। ठीक है, याद रखिएगा मलबा अवधाव तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन में किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लेंगे, ध्यान रखिएगा क्या होता है ये। मलबा अवधाव तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन का एक रूप है क्योंकि इसमें ढीली मिट्टी, चट्टानें, कार्बनिक पदार्थ, हवा और पानी का मिश्रण एक घोल के रूप में ढलान से नीचे की ओर बहुत तेज गति से बहता है। और इसकी जो गति होती है अब देखेंगे तो 200 से लेकर के 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती हैं। इसे अत्यंत तीव्र बनाती है क्योंकि इसकी गति बहुत तेज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित में से अनुक्रमिक है। बताना है कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित में से अनुक्रमिक है। अपर्दन, निक्षेपण, ज्वालामुखी या फिर पटल विरूपण। सही आंसर होगा अपर्दन। अनुक्रमिक प्रक्रियाएं वे होती हैं जो एक निश्चित क्रम में समय के साथ लगातार चलती रहती हैं, है ना। तो अपर्दन एक क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का कटाव और स्थानांतरण होता है, जबकि निक्षेपण, ज्वालामुखी और पटल विरूपण मुख्य रूप से अब देखेंगे ये तो अचानक या फिर आकस्मिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अचानक ये नहीं होता, अचानक ये होता है, कभी भी अकस्मात हो जाता है, जबकि अपर्दन क्या एक सतत प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुक्रमिक होता है। विकल्प नंबर ए सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अंतर्जात बलों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है। बताया था हमने कि बल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जनित बल और एक बहिर्जनित बल। तो यहाँ बात हो रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्जात बलों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। ज्वालामुखीता, निक्षेपण, अपर्दन या तल संतुलन। निक्षेपण, अपर्दन, तल संतुलन ये सभी बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं, जबकि ज्वालामुखीता ये क्या है, ये अंतर्जात बलों के उदाहरण हैं। ये विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पटल विरूपण से नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से किसका संबंध पटल विरूपण से नहीं है। तल संतुलन, पर्वत निर्माण, प्लेट विवर्तनिकी, महादेश जनक बल।
इस सवाल का जवाब देने से पहले समझते हैं कि पटल विरूपण क्या होता है। याद रखना है, पटल विरूपण वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की भूपर्पटी में झुकाव, वलन, भ्रंश या विभंग होता है, जिससे भू धरातल पर असमानताएं बनती हैं। यह एक धीमी और अंतर्जात भू आकृति प्रक्रिया है जो पृथ्वी के अंदर क्षैतिज या लंबवत दोनों दिशाओं में बलों के कारण होती है। इसके कारण पहाड़, भूकंप और महाद्वीपीय विरूपण जैसी भू आकृति बनती है। अर्थात कह सकते हैं कि पर्वत निर्माण, प्लेट विवर्तनिकी और महादेश जनक बल, ठीक है, ये सभी अब क्या देखेंगे यहाँ पे, ये सभी पटल विरूपण से संबंधित है, जबकि तल संतुलन ये पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या है, तो याद रखना है, तल संतुलन एक भू वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की पपड़ी के अलग अलग हिस्से अलग अलग गहराई तक क्यों स्थित हैं। याद रखना है, तल संतुलन ये बताता है कि ये तो एक भूवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की पपड़ी के अलग अलग हिस्से अलग अलग गहराई तक क्यों स्थित हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तल संतुलन। ये पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी पर्वत निर्माण, प्लेट विवर्तनिकी, महादेश जनक बल, ये सभी पटल विरूपण से संबंधित हैं। ठीक है, पटल विरूपण वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की भूपर्पटी में झुकाव, वलन, भ्रंश या विभंग होता है, जिससे भू धरातल पर असमानताएं बनती हैं। ठीक है, और यह एक धीमी और अंतर्जात भू आकृति प्रक्रिया है जो पृथ्वी के अंदर क्षैतिज और लंबवत दोनों दिशाओं में बल के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। सवाल क्या है कि निम्नलिखित बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है, बहिर्जनिक की बात हो रहा है यहाँ पे, प्रवाहित जल, भूकंप, पवन या हिमनद। आसान सा सवाल है, सही आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप। भूकंप देखेंगे कि अंतर्जनित बल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रासायनिक अपक्षय का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। उष्ण एवं आर्द्र, शुष्क क्षेत्र, शीत एवं आर्द्र या फिर शीत एवं उष्ण। शायद इस तरह का सवाल हमने पार्ट 1 में किया था। तो याद रखिएगा, रासायनिक अपक्षय का सर्वाधिक प्रभाव उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में। विकल्प नंबर ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि उच्च तापमान और प्रचुर मात्रा में नमी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। ठीक है, याद रखना है, उच्च तापमान और प्रचुर मात्रा में नमी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं। यह परिस्थितियाँ चट्टानों को तोड़ने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक गर्मी और नमी प्रदान करती हैं, जबकि ठंडी शुष्क जलवायु रासायनिक अपक्षय को सीमित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म लावा दरार की सहायता से धरातल के ऊपर आ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म लावा दरार की सहायता से धरातल के ऊपर आ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। भूकंप, ज्वालामुखीता, पटल विरूपण या फिर भ्रंशन। यह भी आसान सा सवाल है। इसे कहा जाता है ज्वालामुखीता। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, याद रखना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म लावा दरार की सहायता से धरातल के ऊपर आ जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखीता कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्म लावा है, तो नीचे जो है उसे लावा कह रहे हैं, और यही जब पृथ्वी के सरफेस पर आ जाता है, सतह पर आता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, ये पिघली हुई जब चट्टानें पृथ्वी के सतह पर आ जाती है ना, तो इसे ही मैग्मा कहा जाता है, और जब ये पृथ्वी के अंदर होता है उसे लावा कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। पृथ्वी के जब अंदर रहेगा ना, तब उसे हम लोग कहेंगे मैग्मा। ठीक है, और ये पिघल करके दरारों के माध्यम से जब पृथ्वी पर की सतह पर आती है, तब इसे कहा जाता है लावा। ठीक है, याद रखिएगा, सतह के नीचे है तो मैग्मा, और अगर ये पिघल करके सरफेस पर आ गया, सतह पर आ गया है, तो इसे लावा कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनाच्छादन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनाच्छादन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ज्वालामुखीता, विरत संचलन, अपर्दन या फिर अपक्षय। सही जवाब होगा ज्वालामुखीता। ज्वालामुखीता को अनाच्छादन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता क्योंकि अनाच्छादन में अपक्षय, अपर्दन और विरत संचलन जैसी प्रक्रियाएं शामिल है जो पृथ्वी की सतह को तोड़ती हैं और हटाती हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
अनाच्छादन क्या है? अनाच्छादन जो है ना, ये पृथ्वी की सतह को तोड़ने, हटाने और समतल करने की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य घटक अपक्षय, अपर्दन और विरत संचलन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विरत संचलन के लिए प्रेरक बल का कार्य करता है? बताना है निम्नलिखित में से कौन विरत संचलन के लिए प्रेरक बल का कार्य करता है? रासायनिक क्रिया, गतिज ऊर्जा, आणविक दबाव या फिर गुरुत्वाकर्षण बल? सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, विरत संचलन के पीछे प्राथमिक प्रेरक बल गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो पृथ्वी की सतह पर सामग्री को ढलान से नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, अपर्दन और परिवहन के लिए कौन सी ऊर्जा प्रेरक बल का कार्य करती है? अब बताना है कि अपर्दन और परिवहन के लिए कौन सी ऊर्जा प्रेरक बल का कार्य करती है? रासायनिक क्रिया, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर आणविक दाब? ये भी आसान सा सवाल है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अपर्दन और परिवहन के लिए गतिज ऊर्जा प्रेरक बल का कार्य करती हैं, जो बहते पानी, हवा और अन्य गतिशील पदार्थों से मिलती हैं। ये कारक अपनी गतिज ऊर्जा का उपयोग चट्टानों और मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा इस सवाल का। अगला सवाल है, सभी प्रकार की बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के पीछे कौन सा प्रेरक बल कार्यरत है? सवाल फिर से सुनिएगा, सभी प्रकार की बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के पीछे कौन सा प्रेरक बल कार्यरत है? गुरुत्वाकर्षण बल, पवन, सूर्य की ऊर्जा या फिर वर्षा का जल? सही जवाब होगा सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के पीछे सूर्य की ऊर्जा प्रेरक बल है। सूर्य की गर्मी से शैलें फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिससे अपक्षय होता है, और फिर पवन, जल और गुरुत्वाकर्षण जैसे अन्य बल इसे अपक्षयित सामग्री के परिवहन और निक्षेपण को संचालित करते हैं, जिससे अलग अलग भू आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा यहाँ पर। अगला सवाल है, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? बताना है, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? घोल या विलयन, हिमकरण, कार्बोनेशन, जलयोजन? ये भी आसान सा सवाल है। सही जवाब हो जाएगा हिमकरण। हिमकरण एक भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया, ना कि रासायनिक। घोल विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन ये सभी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं, जबकि हिमकरण नहीं शामिल होगा इसमें। ठीक है, बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? बताना है कौन सा भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण, भार विहीनता, हिमकरण, विस्तारण? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण। ये रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया, ना कि भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया। अगला सवाल है, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचावच के मध्य अंतर के कम होने के अंतर होने को क्या कहा जाता है? सिंपल सा सवाल है, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचावच के मध्य अंतर के कम होना चाहिए था। यहाँ पे अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है ना? धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है? तल संतुलन, अपर्दन, निक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। इसी को कहते हैं तल संतुलन। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है? तल संतुलन कहा जाता है। ये विकल्प सही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया मिलकर धरातल को समतल बनाती हैं, जिससे ऊंचावच, पहाड़ों, घाटियों और पठारों आदि का अंतर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अपक्षय के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? बताना है, अपक्षय के प्रमुख अभिकर्ता एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? ताप, पवन, सागरीय लहरें या फिर नदियाँ? यह भी आसान सा सवाल है।
आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सभी ताप, पवन, सागरीय लहरें, नदियाँ, ये सभी अपक्षय के प्रमुख एजेंट के रूप में इसे सम्मिलित हम कर सकते हैं या प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन सब में अगर एक चुनना हो तो आप ताप को चुनेंगे। टेम्परेचर, ताप जो होता है ये अपक्षय के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में काम करता है। ठीक है, ये विकल्प सही होगा। अगर विकल्प में इनमें से सभी होता तो याद रखिएगा विकल्प नंबर डी सही होता फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर पेडोलॉजी या फिर पेट्रोलॉजी? याद रखिएगा मृदा के अध्ययन करने के विज्ञान को कहा जाता है पेडोलॉजी। से विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मृदा निर्माण के कारक में अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं? बताना है निम्नलिखित में से किसे मृदा निर्माण के कारक में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मृदा निर्माण के कारक में सम्मिलित कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक में सम्मिलित कर सकते हैं मूल पदार्थ, जैविक क्रियाएं, समय या फिर उपयुक्त में से सभी? सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प, उपयुक्त में से सभी। मूल पदार्थ, जैविक क्रियाएं, समय, ये सभी मृदा निर्माण के कारक में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, मलबा अवधाव एवं भूस्खलन जैसी घटनाएं प्रायः कहाँ घटित होती हैं? मैदानी क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्र में या फिर हिमालयी क्षेत्रों में? सही आंसर हो जाएगा हिमालयी क्षेत्रों में, विकल्प नंबर डी सही होगा। याद रखिएगा मलबा अवधाव और भूस्खलन जैसी घटनाएं प्रायः हिमालयी क्षेत्रों में घटित होती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र अपनी तीव्र ढलानों, भारी वर्षा, भूकंपीय गतिविधियां और अस्थिर भूविज्ञान के कारण अधिक संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। डी विकल्प बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल है, सम्मिलित मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? सवाल है, सम्मिलित मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? अवतलन या धंसकन, भूस्खलन, तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन या फिर मंद प्रवाही वृत्त संचलन? सही जवाब होगा तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन, सी विकल्प सही होगा। सम्मिलित मलबा अवधाव को तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, इस तीव्र गति के कारण इसे तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ध्यान रखिएगा मलबा अवधाव में बर्फ, मिट्टी, चट्टानें और अन्य मलबा एक ढलान से नीचे की ओर तेज गति से गिरता है, जिसकी गति बताया ना कि 200 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हो सकता है। अगला सवाल है, चट्टानों का सिलिका से अलग होना क्या कहलाता है? चट्टानों का सिलिका से अलग होना क्या कहलाता है? डिसिलिकेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन या फिर कार्बोनेशन? सही आंसर हो जाएगा डिसिलेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिसिलेक्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये क्या है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डिसिलेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों से सिलिका अलग अलग होती हैं और हटाई जाती हैं। यह आमतौर पर रासायनिक अपक्षय के दौरान होता है, खासकर गर्म और आर्द्र जलवायु में, जहां पानी खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करता है और सिलिका को घोल कर ले जाता है, जिससे चट्टानों की संरचना बदल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिसिलेक्शन इसका सही आंसर था। तो ये था महत्वपूर्ण, लगभग इस सेशन में देखें हम लोग तो आई थिंक 21 प्रश्न थे, है ना। तो अगर ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।